देन द फर्स्ट और द सेकंड वेव। और ये सब चीज़ हम देखते हैं क्या इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। दिसंबर के बाद में हमें वैक्सीन ग्लोबल सप्लाई करनी अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट build relationships with developing markets. So India is going to be in a very important position to supply vaccine all over the world, and that is going to help them. On top of that, I think there are problems in China, USA, France, Australia. वो सब चाइना के mindset negative हो गया। तो India has a good opportunity to improve upon that also. और इंडिया में भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, थोड़े कोई रिफॉर्म स्टॉल हो गए थे, फार्म रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म, बट कहीं और भी इनिशिएटिव आ गए, मोनेटाइजेशन, ये वो होते ही रहेगा। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया का फ्यूचर अभी से लेके इम्प्रूव होता ही रहेगा, और नेक्स्ट ईयर इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्पेशली ऑन कोविड फ्रंट, वी विल बी इन मच मच बेटर पोजिशन। तो पेंडेमिक में आपकी बात सही है कि कई पॉजिटिव्स थे, और ख़ास करके जिस स्पेस में आपकी कंपनी है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया था। एफएमसीजी की डिमांड बढ़ी, पैकेज प्रोडक्ट्स पर विश्वास बढ़ा, और आपने इस अपॉर्चुनिटी को भी देखा है कि आप बहुत सारी कैटेगरीज में अब प्लेयर्स को टक्कर दे रहे हैं। आपने च्यवनप्राश की बात की, हनी की बात की, नूडल्स की बात की, जहां एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है उसमें आप घुसे हैं। इसके पीछे क्या सोच है, बताइए। सोच तो ऐसे है कि मार्केट बढ़ रही है, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अपॉर्चुनिटी है। कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं ये कैटेगरी में, मगर हम कुछ इनोवेशन लाए कैटेगरी में। हमने सफोला ऊडल्स बोलते हैं, नूडल्स नहीं, ऊडल्स। ये हेल्दी प्रोडक्ट है, इट इज़ नो आटा इन इट, इट इज़ ऑल ओट्स, और रिंग फॉर्मेट में। वो नूडल्स आता है वो थोड़ा लॉन्ग, सो तो रिंग फॉर्मेट में नया कुछ इनोवेशन लाए हैं। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, तो व्हाई नॉट एनकैश ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। द डिमांड फॉर हनी इज इंक्रीजिंग, च्यवनप्राश इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू बी इन दैट प्लेस, यू नो, इफ यू वांट टू एनकैश ऑन दिस हेल्थ ट्रेंड। डिमांड पर आपका क्या विचार है? क्योंकि जो डिमांड है वो लड़खड़ाती हुई नजर आई सेकेंड वेव के बाद, पहले वेव के बाद भी काफ़ी बढ़ा है रिलेटिव अर्बन एरियाज वगैरह में, और कुछ कैटेगरीज में, जैसे आप हेल्थ फूड कैटेगरीज कह रहे हैं, बट ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड एक चिंता का विषय रहा है। आरबीआई ने भी कहा है। आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं इसमें? एक तो रूरल और अर्बन। रूरल में देखे तो लास्ट वेव, थोड़े लास्ट 15 दिन, एक महीने में मॉनसून जो डेफिसिट था अभी मेकअप हो गया ऑल ओवर, सो दैट विल हेल्प द विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप। तो उसकी असर रूरल में अच्छी होगी, और इकोनॉमी पिकअप करेगी, फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, द डिमांड विल पिकअप। तो इफ द इकोनॉमी पिक्स अप, I am quite confident that demand also will go up. आपने हाल ही में एक किताब रिलीज की, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियां हैं जो मेरे ख्याल से भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ एक तरह से चलती है। हर्ष रियलिटीज या हर्ष रियलिटीज भी है उसमें। उसमें आपने बात की है कि किस तरह आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी पैराशूट जैसे एक प्रोडक्ट को छोटे पैक में बेचने के लिए। उससे क्या सीख मिलती है कि इनोवेशन कितना ज़रूरी है भारत के लिए, खास करके ऐसे मोड़ पे? तो इनोवेशन कंट्री के लिए बहुत नेसेसरी है, कंपनी के लिए भी बहुत नेसेसरी है, और इनोवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा एक इनोवेशन करेंगे बंद कर देगी। कंटिन्यूसली कैसे इम्प्रूव करना है, ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए और कंपनी के लिए भी। क्योंकि इनोवेशन करेंगे तो और कई इंटरनेशनल प्लेयर हो गए, उनसे भी अच्छा हो गए, तो आवर ग्रोथ विल इम्प्रूव विथ इनोवेशन। तो वी ऑल्सो हैव अमेरिको इनोवेशन फाउंडेशन जो सपोर्ट करते हैं इनोवेशन, फ्यूल इनोवेशन इन इंडिया। और आपने बुक की बात की तो हार्श रियलिटी इज द नेम ऑफ द बुक, 2 महीने पहले रिलीज़ हुई है, अमेजोन में मिलती है अभी तो इंग्लिश में, और ऑडियो वर्जन भी आ रहा है एक 15 दिन में, 22 अक्टूबर।
तो कई एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए कई लेसन है। मेरी खुद की हिस्ट्री है, मगर बहुत टेक होम वैल्यू है उसमें, क्योंकि मेरे साथ को ऑथर है प्रोफेसर रामचरण, जिन्होंने कई 30 बुक लिखी हैं। उनकी टोटल कॉपीज़ की सेल 40 लाख बुक की सेल हो गई है। तो बहुत, मैं जिसको भी मैंने बुक दी है और जो भी रिव्यू आए हैं बुक के बारे में, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि सब लोग को बुक में कुछ न कुछ सीखने को मिला है, और जो बोलते हैं कुछ न कुछ उनको चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरा होल ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग बुक वाज टू हेल्प अदर्स लर्न एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, विच इज़ व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कोई भी, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या प्रोफेशनल हो और एंटरप्रेन्योर हो, आप बुक पढ़ोगे तो मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखना मिलेगा उसको, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एक कोई किस्सा सुनाइए इस बुक से जो आपके चैलेंज और आपके इनोवेट करने की स्ट्रगल को दर्शाता है। ऑब्वियसली आप एक फैमिली बिजनेस में काम कर रहे थे, तो फिर भी वहाँ से छूटकर नई चीज़ें करने में किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? तो कई फैमिली मैनेज बिजनेस में कई लोग, कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो फैमिली मैनेज बिजनेस प्रोफेशनल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने मांगते हैं, वो मैंने क्या किया, कैसे। मेरे फैमिली लार्ज फैमिली था, मैं फादर, 3 अंकल्स, 4-5 माई कज़न ब्रदर्स। तो हाउ डू यू वर्क टुगेदर एक बुक में डिस्क्राइब किया है मैंने। और जैसे कि इनोवेशन की बात की है, कैसे हाउ डू यू क्रिएट कल्चर ऑफ इनोवेशन। जो यू नीड एक कल्चर क्रिएट करने के लिए अच्छी टैलेंट मांगती है, और डाइवर्स टैलेंट मांगती है, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैन वीमेन, जेंडर डाइवर्सिटी बोलते हैं। और उनको कहीं फ्रीडम देना है कि एम्पावरमेंट देना है, बोलते हैं कि काम करो, आप कुछ नया नया सोचो। और जो फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं कि घबराहट होती है आप कुछ फेलियर की, तो वो निकाल दो, हम पनिश नहीं करेंगे आप फेल हो गए तो भी। तो उसके वो सब करने से एक हमारा कल्चर हो गया इनोवेशन का। तो मैंने वो बुक में कल्चर बिल्डिंग में भी बात की, और कई फेलियर हुए हैं, क्योंकि इनोवेशन सक्सेस होने के लिए कई फेलियर भी हो सकते हैं। तो हम घबराते हैं कि हम नई कुछ लॉन्च करेंगे, फेल करेंगे, तो फिर कभी सक्सेस भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी फेलियर हैज़ अ लेसन। तो कई फेलियर, उसके लेसन्स कैसे मैंने सीखे और उसके बाद में क्या फ्यूचर में किया, ये सब बहुत डिटेल में मैंने बुक में डिस्क्राइब किया है। आज के संदर्भ में अगर बात करें और कॉर्पोरेट दुनिया में इनोवेशन की बात करें, तो बोलबाला इस वक्त स्टार्टअप स्पेस का है। बहुत सारी एक्साइटमेंट है, उनकी कंपनी जब लिस्ट होती है तो उस पर बहुत असर है, ध्यान है लोगों का। लेकिन कुछ जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि आप ये देखिए इनमें से कितने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, यूजर्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं। एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस लीडर जिनका फोकस हमेशा प्रॉफिट रहा है, इस नए बिजनेस मॉडल पर आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। तो मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ। जैसे कहीं प्रॉफिट दिखना मांगता है, कभी प्रॉफिट बनाएंगे, और कई नए बिजनेस है, ये जोमेटो है वगैरह, इतने वैल्यूएशन पे बिक रहे हैं कंपनी के शेयर प्राइस, और प्रॉफिट तो कुछ दिखता ही नहीं। जैसे सेल बढ़ता है तो लॉस भी बढ़ता है। तो मगर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सब लोग इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इतने सब तो कुछ, दे आर नॉट फूल्स कि इतने पैसे इन्वेस्ट करें। तो उनका शायद मेरे हिसाब से उनका प्रॉफिट का टाइम फ्रेम वो है बहुत लंबा है, हमारे पहले के हिसाब से हम जैसे बेचते थे। तो बियॉन्ड दैट आई होप दे मेक प्रॉफिट्स, बिकॉज अल्टीमेटली एनी बिजनेस हैज टू मेक प्रॉफिट, and maybe the cycle is little longer in that case. What do you make of this business philosophy, which is a departure? ये जो traditional एक business philosophy उससे हटके है। स्केल बहुत फास्ट स्केल करना है, क्योंकि वो ये कंपनी स्केल करती है एवरी ईयर 50%, 100% ग्रोथ। तो स्केलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी ये नए बिजनेस में। और डिजिटाइजेशन इज द अनदर बिग चेंज, एंड एवरीथिंग इज थ्रू डिजिटल मीन्स, यू नो।
So because of that, they are able to show that over 10 years they will be 10 times maybe bigger than what they are today, and that time they will make much profit. And उनको डेटाबेस बहुत मिलता है कि इतने सब कस्टमर के साथ काम करते हैं, तो they can leverage that database for making extra profits. आपसे मैं ये भी आपकी राय जानना चाहूंगी, जो इस समय दुनिया भर में हो रहा है, एक सप्लाई साइड क्रंच आ रहा है और ये हर सेक्टर को तकलीफ दे रहा है। आपके कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, पाम ऑयल वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं। उसका उल्लेख बताइए कि ये इस समय किस तरह की दिक्कत दे रहा है। इन्फ्लेशन इज़ अ बिग फैक्टर, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका बिजनेस है और क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अभी फ्यूल भी देखिए, फ्यूल प्राइसेस नीचे गए थे, वापस ऊपर आ गए। $80 पे तेल का एक बैरल बिक रहा है। तो ये फ्यूल ऑयल हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट बिकॉज फ्यूल इज यूज्ड और क्रूड ऑयल इज यूज्ड in many other sectors, in derivatives and production oil. So inflation is something which is worrying, and on top of that, ये freight shortages, freight rates also gone up. So it is something which is, ये बोलते हैं नेगेटिव दिख रहा है हमारे में इकोनॉमी में, not only in India but globally, because these are global inflation issues. और कई लोग ने बोला, सोचा कि ये सब पैंडेमिक के हिसाब से डिमांड कमती हो जाएगी तो भाव घटेंगे, रॉ मटेरियल प्राइसेस कमती होगी, बट इट्स बिकम ऑपोजिट। इवन आप शेयर प्राइसेस देखें तो शेयर मार्केट इतना बढ़ गया है। मैं तो शेयर मार्केट में काम नहीं करता हूँ, मगर मैंने नहीं सोचा था इतना बढ़ जाएगा 1.5 साल में। ओके, तो ऑन द प्रोडक्शन साइड इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या मार्जिन्स पे असर हो रहा है? क्योंकि आप एक लिमिट के बाद तो दाम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो किस तरह का मार्जिन पे असर होता है डिपेंडिंग अगेन ऑन व्हाट सेक्टर यू आर इन। फॉर ऑटो इंडस्ट्री द चिप शॉर्टेज है, तो उनकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी बिकॉज द चिप्स आर इन शॉर्टेज, सो मेनी ऑफ द रॉ मटेरियल आर नॉट अवेलेबल। और इफ यू आर इन एक्सपोर्ट बिकॉज फ्रेट इज नॉट अवेलेबल, यू कांट एक्सपोर्ट आल्सो। तो आपके संदर्भ में बताइए। हमारे संदर्भ मेनली द इम्पैक्ट वुड बी इन इन्फ्लेशन। It is already there, inflation. I think that is something which we have to wait and watch. अभी and monsoon अच्छी होगी तो थोड़ा उस पर कुछ असर होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन कमती होगा। मगर ये सब इंडस्ट्री को इन्फ्लेशन वॉच करना होगा कि कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए ताकि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं होए। तो क्या इसके कारण दाम बढ़ाना अब ज़रूरी हो गया है? तो डिपेंडिंग ऑन कितना इन्फ्लेशन है और डिपेंडिंग ऑन क्या आप बेच रहे हैं, तो इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड अ पॉइंट तो दाम बढ़ाने होगा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा वापस डिमांड पे होगा। तो इट्स समथिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, एक ब्रॉड क्वेश्चन, क्योंकि हम ईटी नाउ स्वदेश की आज बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय इनोवेशन को, तो इस पर आप अपने विचार बताइए, जो हमारे दर्शक एक टेक अवे ले सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, कि किस तरह का आप लेसन उनको दे सकते हैं ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के आप डिपेंडिंग क्या कर रहे हैं, बट एक तरीके से एवरी पर्सन हैज़ टू डू समथिंग टू मेक अ डिफरेंस। तो हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस टू समबडी एल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर अ बिजनेस देन हाउ डू यू इनोवेट, क्या अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं विच हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन योर बिजनेस बट ऑन द होल कंट्री, in terms of growth rate, in terms of you're interacting with your customer, if you're interacting with your own employees. Can you do something which covers all the stakeholders? And I think that's something which each person has to realize कि मैं individually मैं क्या कर सकता हूँ which will have a positive impact on India. If all of us think like that, then the impact of all that collectively will be much larger. बहुत बहुत शुक्रिया मारीवाला जी हमसे बात करने के लिए। मुझे खुशी है कि ईटी नाउ स्वदेश ये बिजनेस चैनल की शुरुआत होने जा रही है। मैं चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। छोटे उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो,
और विशेष रूप से देश में रोजगार निर्माण करने के लिए उद्योग जगत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होंगे तब तक गरीबी दूर नहीं होगी और तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसी मिशन में ये चैनल आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी, इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार। ईटी स्वदेश को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आप इसी जनसेवा के पथ पर अग्रसर हों और भारत की जनता और भारत की सेवा करते रहें। बहुत बहुत बधाई। स्वदेशी अर्थव्यवस्था के समाचार अब आपको मिलेंगे ईटी नाउ स्वदेश पर। ईटी नाउ स्वदेश की सभी टीम मेंबर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और दर्शक निश्चित रूप से अभिलाषी होंगे कि नव भारत के निर्माण में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में हिंदुस्तान किन बुलंदियों को छू रहा है, वो सारे समाचार आपके इस चैनल में प्राप्त होंगे। बहुत बहुत बधाई। वैभव हमेशा अपना काम लास्ट मोमेंट पर पूरा करने वाला लड़का है और हर काम में देर कर देता है। वहीं संभव हमेशा अपना हर काम समय पर करता है। हम सभी की तरह दोनों के पास भी क्रेडिट कार्ड है। वैभव और संभव दोनों को हर महीने 25,000 रुपए के क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करना होता है। हमेशा की तरह संभव समय पर अपने सभी बिल्स का पेमेंट करता है। वैभव हर काम की तरह इसमें भी देरी करता है। वैभव हर 3 महीने में कम से कम एक बार बिल साइकिल मिस कर देता है। 3 महीने में एक बार क्या बड़ी बात है। आइए जानते हैं कि इससे वैभव के फाइनेंशियल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर बैंक सालाना 36 से 42% ब्याज वसूलते हैं। यही नहीं, बैंक 750 रुपए का लेट फीस भी लगाते हैं। अगर इसमें से हम टैक्स छोड़ भी दें तो ये रकम हर महीने 1625 रुपए होती है और सालाना ये 6,500 रुपए होते हैं। 5 साल में लेट फीस पर 32,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। मतलब इतने रुपए बिना किसी काम के बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर लापरवाह हैं तो अभी से समय पर पेमेंट करने की आदत डाल लें। आप वैभव की तरह मत बनिए। बिल भरने में देरी करना आपके लिए काफी महंगा सौदा साबित होता है। आप संभव की आदतें डालिए, जो हमेशा समय पर अपने बिल का पेमेंट कर ब्याज के खर्च से बच जाता है। पैसे बचाने का सीधा मतलब है कि आप वो पैसा कमा रहे हैं। Presented by Union Bank of India. Good people to bank with. जिंदगी में बदलाव का होना तय है,